Okay, so we will continue from the point where we stopped yesterday. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स क्या होता है ये देखा था। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया था। वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वेव ऑप्टिक्स मतलब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे पास दो फेनोमेनन दैट वी स्टडी इन वेव ऑप्टिक्स, एक है इंटरफेरेंस, एक है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट थे एंड दीज टू सोर्सेज ऑफ लाइट they actually come together at one point simultaneously। एक साथ आना चाहिए, पहला रे गया फिर दूसरा आया, ऐसा नहीं चलने वाला। तो when you have rays of light interfering coming together on a screen simultaneously, जरूरी है coming together, this word is important। then क्योंकि दोनों सोर्सेज से जो रेज निकल रहे हैं उसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और यू गेट अ पैटर्न, ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस मिलते हैं आपको। तो दैट वाज इंटरफेरेंस। और डिफ्रैक्शन भी मोर और लेस सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट का बेंडिंग होता है और बाद में इंटरफेरेंस होता है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग we study this kind of phenomenon in wave optics। So for example, interference, diffraction, polarization, Doppler effect, etc., etc. So we in wave optics we are more focused on the energy aspect. Okay, energy aspect of the waves, right? Good. And of course this is wave nature of light, this is wave nature of light, ये important है। Good. So let us quickly write down this point and then we can move ahead with next thing। तो पहले हम लोग लिख लेंगे, ये लिखना बाकी था हमारा। Okay, so what we do in wave optics is simple। so for explaining phenomena like interference, of course I have to use plural here, phenomena like interference, diffraction, polarization. What else we will be studying here? Doppler effect, etc. We consider light energy to be in the form of EM radiation. We consider light energy in the form of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, right? सिंपल है। या फिर EM waves, एक ही बात है, रेडिएशन बोलो या वेव्स बोलो, डजंट मैटर। सो वेव थ्योरी हम लोग बाद में देखेंगे। वेव थ्योरी ये हमें वैसे भी 12th में पढ़ना है, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड। सिर्फ मैंने आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, बस इतना ही मैंने आपको बताया है, राइट? So this will come in later classes। next thing that we want to study is particle nature of light। देखो जैसे मैंने बताया, light has dual nature। light in some cases behaves as if wave and in some cases as if it is particle, right? तो अब पार्टिकल नेचर प्रूव करने के लिए देयर आर
some observations that we can make. Example, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, डायग्राम बी, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. अभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास अगर मेटल सरफेस है, ओके, हमारे पास अगर मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस पे अगर फोटॉन्स मतलब लाइट इंसिडेंट हुआ, तो उस लाइट का एनर्जी ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा. मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे. इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे मतलब, देखो, द आइडिया इज मेटल इज मेड अप ऑफ व्हाट? एनी मेटालिक रॉड इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन. तो व्हेन वी से दैट लाइट फॉल्स ऑन मेटालिक सरफेस, मतलब लाइट फॉल्स ऑन दिस एटम्स, और एटम्स में है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन दे गो इनटू excited state or they become ionized. Ionized मतलब electron will basically leave that atom and go away. तो इलेक्ट्रॉन का emission due to absorption of energy by a photon is called as photoelectric effect. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको ये बताता है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर. ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वेव, जब हम लोग बोलते हैं लाइट इज अ वेव, वेव हैज अ कंटिन्यूअस एनर्जी, राइट? बट इलेक्ट्रॉन के पास कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं होता है. आपने सीखा है ना ये, यू मस्ट हैव लर्नड इन केमिस्ट्री. इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट हैज पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, then in second orbit it has some particular value of energy, in third orbit it has some particular value of energy that is given by minus 13.6 by n square. minus 13.6 by n square ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है इन अ गिवन ऑर्बिट. अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1, तो माइनस 13.6 eV लिखते हो आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इफ यू से दैट इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट, so you say that electron has energy of minus 13.6 by 4, correct? Okay, तो मतलब माइनस 13.6 और माइनस 13.6/4 के बीच में कुछ नहीं है, करेक्ट? फिर जब एक फोटोन आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में था, एक फोटोन आया, ओके. ये फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कैन गो इन द हायर ऑर्बिट. इसको बोलते हैं एक्साइटेशन. इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन. ओके, राइट, करेक्ट. तो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी फोटोन के पास है. तो इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट. सो इलेक्ट्रॉन कैन गो इन एनी ऑर्बिट डिपेंडिंग ऑन एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब. तो पहले से दूसरे ऑर्बिट में भी जा सकता है, पहले से तीसरे में जा सकता है, या फिर कंप्लीटली एटम छोड़ के जा सकता है. कंप्लीटली एटम छोड़ के गया उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन एब्जॉर्ब होता है और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इसलिए फोटोन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस टेल्स यू दैट फोटोन हैज पार्टिकल नेचर. गुड, सफिशिएंट. दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, फिजिक्स में 12th में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में. बट बाय द वे, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ एंड जस्ट टू गिव यू सम काइंड ऑफ फील, तो ये जो आप यहाँ पे लाइंस देख रहे हो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, ये है हाइड्रोजन एटम के लेवल. हमको पता है हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है विच इज सिटिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, करेक्ट? राइट. अब ऐसा सोचो कि मैंने अगर हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके, तो क्या होगा? या तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट कहीं भी जा सकता है,
करेक्ट। फिर अगर सेकेंड ऑर्बिट में गया तो वो वापस नीचे आएगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो सेकेंड जो ऑर्बिट है वो स्टेबल नहीं है बेसिकली। इलेक्ट्रॉन का मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट होता है फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं। तो इट विल, द इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गो इन द हायर स्टेट, स्टे देयर फॉर अ वाइल एंड कम बैक, वापस अपनी अपनी जगह पे आ गया। करेक्ट। तो जब वापस अपनी जगह पे आया, मतलब 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 to 1, 9 to 1, this transition on all the first level, from higher level, they make a set of lines, मतलब एक लाइट इमिट होगा, सम कलर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये भी डिस्क्रीट है, बीच में कुछ नहीं है। एक लाइट का फ्लैश आया, बंद, वापस एक लाइट आई, बंद, वापस लाइट आया, बंद, राइट, सम कलर। मे बी वी कैन सी और वी मे नॉट सी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट में जाता है तो यू कैन नॉट सी बेसिकली। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पहला सीरीज, लाइमेन सीरीज या लीमेन सीरीज। अगर ट्रांजिशन हायर लेवल से सेकेंड लेवल पे हुए, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2, राइट, तो लाइट इमिट होगा, एंड दैट लाइट विल बी इन द विजिबल रीजन, दैट इज कॉल्ड एज बाल्मेर सीरीज। विजिबल हम देख सकते हैं। ओके। तो डिटेल्स हम लोग बाद में करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि दिस काइंड ऑफ spectrum that you see or photoelectric effect that you see tells us that light behaves as particle. Okay, so just to tell you कि light जो है वो particle nature show करता है, so that's why we have went through it. Correct. Okay, so you don't have to worry about all this. मैंने आपको पहले ही बोला है, I have told you yesterday also, as far as your 11th syllabus is concerned, what is important is just what I have written here. इतना एक पैराग्राफ, पैराग्राफ भी नहीं, एक सेंटेंस है, उससे पहले ये जो मैंने लिख के दिया है, that is all is important to you. डायग्राम्स मैंने जो ड्रॉ किए थे, फिगर जो मैंने यहाँ दिखाया है, it is just to make you comfortable, just to make you imagine कि क्या हो रहा है, पार्टिकल नेचर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वेव नेचर क्यों बोल रहे हैं, दैट वाज द ओनली पर्पस, दैट्स इट। ओके, तो नाउ वी विल राइट डाउन व्हाट इज द पार्टिकल नेचर and how do we explain particle nature of light. So phenomena like photoelectric effect, photoelectric effect, emission of spectral lines, emission of spectral lines, कॉम्पटन इफेक्ट मैंने बताया नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा cannot be explained, cannot be explained using wave nature of light. Hence, and why it cannot be explained using wave nature, since these effects involve, देखो इन सब में ये जो दो मैंने डिस्कस किए यहाँ पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। सो सिंस दिस इफेक्ट्स इन्वॉल्व interaction of light with matter, and hence for such phenomena, for such phenomena we use quantum nature of light, quantum nature of light sufficient है इतना बताना। Okay, so this is sufficient, good। तो अब
हमारे लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है रे ऑप्टिक्स है। तो लेट अस स्टार्ट विथ रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ बेसिक्स है जो हमको पता होने चाहिए, राइट? इस साल के लिए बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक से डिलीट करने के लिए बोला है। डोंट डू दैट। 9.3 मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू सेक्शन 9.3 वेयर दे हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब स्नेल्स लॉ। बट आई विल टेक बिकॉज यू शुड नो। गुड। तो ऐसा है that we will start with 9.3 which is ray optics, or you can say geometrical optics. Geometrical optics, तो ये छोटा सा टॉपिक है बहुत, जो इस साल के लिए उड़ा दिया है। हमको इसको उड़ाना नहीं है। क्यों नहीं उड़ाना है? बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर अस टू हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट। गुड। तो ओके, तो व्हाट वी नो सो फार, हम लोगों को क्या पता है सो फार व्हाट वी नो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं मैंने ऑलरेडी बताया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट ये जब आप स्टडी करते हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, डबल रिफ्रैक्शन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, this study is based on some fundamental laws, right? So those fundamental laws, in total there are 4 fundamental laws. You must know what are these 4 fundamental laws. Okay, so ray optics is based on 4 fundamental laws. It is based on 4 fundamental laws. Right, and which are those laws? One by one. First, पहला लॉ ये है कि हम लोग जब लाइट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो व्हाट वी से इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। अब ये होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक क्या होता है? होमोजीनियस मतलब उस मटेरियल में, फॉर एग्जांपल एयर है या ग्लास है या वाटर है, उस पर्टिकुलर मटेरियल में जब लाइट ट्रेवल करेगा तो उस मटेरियल मतलब उस मीडियम, बिकॉज दैट इज मीडियम फॉर लाइट टू ट्रेवल, उस मीडियम में हर एक जगह पे, at every in every part of that medium the properties must remain same। मतलब मैंने ग्लास स्लैब ले लिया, ओके, और उसमें एक जगह पे डेंसिटी की वैल्यू कुछ है तो दूसरी जगह पे भी उतना ही होना चाहिए, करेक्ट? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अगर एक जगह पे कुछ है तो दूसरी जगह पे भी वही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड homogeneous medium। so a homogeneous medium means that the property of the medium are same everywhere, right? Correct। and the medium should also be isotropic। आइसोटोपिक का मतलब भी वही होता है मोर और लेस। आइसोटोपिक मींस दैट द प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो होमोजेनियस और आइसोटोपिक मोर और लेस दे आर सेम। होमोजेनियस का मतलब ये होता है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम एवरीवेयर एंड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब आइसोट्रोपिक। देखो होमोजेनियस का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। आई विल जस्ट ड्रॉ डायग्राम सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सपोज मेरे पास ये एक क्लास स्लैब है, ओके। ग्लास स्लैब के इस पार्ट में डेंसिटी की वैल्यू है रो, तो ग्लास स्लैब के इस पार्ट में भी डेंसिटी होना चाहिए रो, यहाँ पे भी डेंसिटी होना चाहिए रो। दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मीडियम। द प्रॉपर्टीज आर सेम एवरीवेयर, करेक्ट? राइट। एंड द प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन।
मतलब सेंटर से यहाँ पे देखो तो ही वो प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन में भी वही प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी. सो द प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, मींस आइसोट्रोपिक. राइट, आइसोट्रोपिक उसका मतलब होता है आइसोट्रोपिक. गुड इनफ, यू शुड नो दिस, आपको ये पता होना चाहिए. सो व्हेन वी स्टडी ray optics, ray optics is basically based on four fundamental laws. उसमें से पहला लॉ, the medium must be homogeneous and isotropic. राइट, नहीं तो क्या होगा, इमेजिन करो. अभी जिसको चश्मा लगा है मेरे जैसे जो है, सुपर स्ट्रॉन्ग आईज है हमारे, चार चार है हमको तो आईज. ऐसे केस में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. इमेजिन करो, इमेजिन करो आपका जो लेंस है बेसिकली वो होमोजीनियस नहीं है, कहीं पे थिक है कहीं पे थिन है. तो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन अलग अलग होगा बिकॉज ऑफ द थिकनेस. राइट, why? Because the light has to travel more distance जहाँ पे लेंस थिक है, लेस डिस्टेंस जहाँ पे लेंस थिन है. प्रॉब्लमेटिक काम है. राइट, तो ये जो लॉस हम लोग क्यों, थिकनेस से क्या हुआ, तो एक तो लाइट हैज टू ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस एंड आल्सो light may change its direction. Correct. So that is the first thing, that it should be homogeneous. The medium should be homogeneous and it should have same properties in all directions. That is isotropic. So what we know is light travels in a straight line, in a straight line, in a homogeneous, in a homogeneous and isotropic medium. Right, this is what we know, and we must know what is the meaning of isotropic. Good enough. Yeah. And what is homogeneous? We should know. Homogeneous means, homogeneous means that the properties of the medium are same everywhere. And isotropic means that the properties are same in all directions. Number two, so this is the first fundamental law, and second fundamental law is कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रे है, वो तो होगा ही, दो या दो से ज्यादा रे होंगे ना. नॉर्मल लाइट भी चालू करते हो तो डजंट हैव सिंगल रे. फिर मैंने अगर दो तीन चार पांच ऐसे अलग अलग सोर्सेस लगा दिए, तो इफ वी हैव टू और मोर रेज ऑफ लाइट, और टू और मोर रेज ऑफ लाइट, दे कैन इंटरसेक्ट. होगा, हो सकता है. यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, and the rays are coming like this and they're intersecting. Right, so when they intersect, they don't affect the path of other. Right, मतलब two or more rays can intersect at a point, right, but without affecting their paths beyond that point. इंटरसेक्ट होने के बाद भी वो एक दूसरे के पाथ को अफेक्ट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है. सो दैट वाज सेकंड फंडामेंटल लॉ. टू और more rays can intersect, can intersect at a point, at a point without affecting their paths. Right, तीसरा, third is laws of reflection. Third thing that you must know is laws of reflection. तो भी laws of reflection क्या होता है, let's see. तो
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके लिए हमको चाहिए होगा डायग्राम, एंड आई विल बी टेकिंग दैट डायग्राम फ्रॉम, मैं ड्रॉ ही करता हूँ, डजंट मैटर रियली, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स ड्रॉ दैट डायग्राम ओवर हियर। देखो व्हाट वी नो सो फार, मान लो ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, मैं आई विल से मिरर, ग्लास स्लैब बोलूंगा तो थोड़ा वो रिफ्रैक्शन भी दिखाना पड़ेगा, इट इज बेटर टू से इट इज अ मिरर। मिरर बोलने से क्या हुआ कि मिरर में लाइट जो है वो ऊपर ऊपर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है, इट डजंट कम इनसाइड, it doesn't come inside, light doesn't come inside here. Okay, so let's say we have a ray of light which is incident something like this on the glass slab. Okay, good. क्या होगा इसके बाद, you already know, इसके बाद ये जो ray of light है ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, so it will get reflected, it will get reflected. बड़ा डिफिकल्ट है ये तो ड्रॉ करना। फाइनली यस, सक्सेस, गुड। देन ये जो एक बीम है जो इंसिडेंट हुआ, और एक जो रे है जो रिफ्लेक्ट हुआ है, और एक मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूं दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, गुड। गुड, राइट। तो ये जो रे है, दिस रे इज बेसिकली कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और ये जो रे है जो थोड़ा सा मुझे बेंड करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज द आइडिया विल बी लॉस्ट। सफिशिएंट, यस, गुड। ये जो दूसरा रे है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट टेल्स अस व्हाट, फर्स्ट थिंग द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया, जहां पे वो लाइट इंसिडेंट हुआ, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीन रे है, कौन कौन से तीन रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा लाइन जो है नॉर्मल है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and the reflected ray are in the same plane. तीनों के तीनों, if you can see, they are in the same plane. अभी जब मैं बोलता हूँ सेम प्लेन तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम इसलिए होता है बिकॉज यू आर लुकिंग एट टू डायमेंशन, और हमको, मैं जो बोल रहा हूँ दैट हैज टू बी थ्री डायमेंशनल। ओके, आई ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। क्या होगा, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है, करेक्ट। रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में है, और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही है, राइट। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। why I am saying this, because you can also have something like this, मान लेते हैं I'll have to draw a three dimensional axis, good, because ऐसा हो सकता था कि रे एक्स वाई प्लेन में आया, ये रिमेंबर दिस इज एक्स, लेट अस से दिस इज वाई, दिस इज जेड, आया यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में और रिफ्लेक्ट होके गया वहां पे एक्स जेड प्लेन में, ऐसा नहीं होता, वाई जेड प्लेन में ऐसा नहीं होता, राइट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में चाहिए, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ओके। तो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चार फंडामेंटल लॉज में
पहला फंडामेंटल लॉ जो था, इट टॉक्स अबाउट होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। दूसरा, इट टेल्स यू कि दो या दो से ज्यादा रेज जब इंटरसेक्ट होंगे, दे डोंट अफेक्ट पाथ ऑफ ईच अदर। अपना अपना काम करो, मैं आया मैं मेरा काम करूंगा, तुम आए तुम अपना काम करो। मे बी वी कैन मीट एट सम पॉइंट बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब ईच अदर। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द थर्ड लॉ। इसमें दो है। इसमें पहले मैंने आपको बताया, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। दूसरा, ये जो नॉर्मल से एंगल बना है इंसिडेंट रे का, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जो नॉर्मल से ये एंगल बना है रिफ्लेक्टेड रे का, कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, राइट? दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट ये इनकम्प्लीट है। यू नो, बहुत सारे बुक्स में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल बुक्स में बोल के रखा है the angle of incidence and the angle of reflection are equal. No. Suppose यहाँ पे एयर है और मैंने यहाँ पे भर दिया पानी, अब नहीं होगा इक्वल। So angle of incidence and the angle of reflection are equal if the reflection is in the same medium. ये important है। Okay, so these are two laws of reflection. So let us put point by point. तो हमको यहाँ पे लिखना है two laws of reflection. ए, पहला मैंने क्या बताया आपको, the angle of, sorry, the incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence to the surface of reflecting medium, क्योंकि नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम पे, तो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम lie in the same plane. ये है रूल नंबर 1। ओके, lie in the same plane. Next rule number 2, the angle of incidence, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मैंने ऑलरेडी बताया आपको, तो मैं वापस नहीं लिखने वाला। the angle of incidence and the angle of reflection let me just adjust it. Yes, the angle of incidence and the angle of reflection are equal if the reflection is in the same medium. ये important है, you need to specify this, you need to write this, आपको ये लिखना ही पड़ेगा that the angle of reflection and the angle of incidence are in the, I mean, incident ray and reflected ray are moving in the same medium, right? That is important to write, लिखना पड़ेगा आपको। Good, then let's move to fourth। 4 फंडामेंटल लॉ बोले मैंने, उसमें से हमारा 3 हो गया। लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ वन। फोर्थ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फोर्थ है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर और लेस, पहला पॉइंट कॉमन ही है, कॉमन इन द सेंस सेम है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट मोर और लेस सिमिलर, राइट। देन क्या हो गया, ये थोड़ा सा ये व्हाइट बोर्ड अच्छा नहीं है, बट आई नीड टू इंक्लूड डायग्राम्स, इसलिए यूज करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, आज का दिन, राइट। एंड गुड। तो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक काम करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट so that you understand what I am trying to say। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं उसको पेस्ट। ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये डायग्राम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों लॉ आ गए यहाँ पे, दोनों कौन कौन से, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला था, क्या था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम लाई इन द सेम प्लेन, है ना। मैंने एक चीज नहीं लिखना चाहिए था, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे आल्सो लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, राइट। वो मैंने लिखा नहीं है बिकॉज इट्स ओके। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, दे आल्सो लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू पुट इट देयर। सिमिलरली फॉर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में भी आप ऐसा लिख सकते हो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। देखो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर गया, फॉर एग्जाम्पल, एयर से पानी के अंदर गया, एयर से ग्लास के अंदर गया, तो वो बेंड होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, राइट, करेक्ट। सो द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal drawn at the point of incidence to the surface of refracting medium in this case lie in the same plane। मतलब more or less ये जो चीज है इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे डाल सकता हूँ, सिर्फ माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal drawn at the point of incidence to the surface of refracting medium, lie in the same plane, correct, easy, okay। Then of course ये incident ray और refracted ray जो देख रहे हो आप यहाँ पे, of course they lie on the opposite side of normal, मैं वापस मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इट्स ओके। देन जो सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट इट इज गिवन ओवर हियर, ये जो स्नेल्स लॉ लिखा है ना यहाँ पे, स्नेल्स लॉ that is n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2, that is second law of refraction। So second law of refraction tells you that angle of incidence and angle of refraction are related by Snell's law, and Snell's law is given by n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2, where n1 is refractive index of medium 1 and n2 is refractive index of medium 2। अभी ये refractive index क्या होता है, that we will see in the next upcoming example। तो refractive index मतलब basically it tells you how the speed of light is changing in the given medium, वो हम देखेंगे आगे जाके। So point number B is the angle of incidence and the angle of refraction। Of course angle of incidence is medium 1, angle of refraction are related by
स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ जो है वो डायग्राम में दिया है. बाय द वे, there are some rules that I want you to understand, that I want you to remember. क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना इतना कंफ्यूजन होता है, ओके, दैट यू मेक मिस्टेक्स. बात ऐसी है कि लाइट जिस मीडियम से भी इंसिडेंट हो रहा है उसको मीडियम वन बोल देना. अभी इस डायग्राम में लाइट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैं इसको मीडियम वन बोलूंगा, और जिस मीडियम में जा रहा है उसको मैं मीडियम टू बोलूंगा बाय डिफॉल्ट. अगर एरोज उल्टे होते तो मैं इसको मीडियम वन बोलता, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा वन बोलता, यहाँ पे मैं चेंज कर देता, इसको थीटा टू बोलता और इसको मीडियम टू बोल देता, राइट. तो जिस मीडियम से लाइट जा रहा है, जिस मीडियम में लाइट पहले ट्रेवल कर रहा था, दैट मीडियम विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज मीडियम वन. फिर वो ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, बट दैट मस्ट बी कॉल्ड एज मीडियम वन ऑलवेज. बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड. सिंपल, extremely simple thing, right? So I will quickly repeat what I have done so far, what we have studied so far. Q, because we are going to change the strategy little bit. How? अब क्या करेंगे हम लोग, इमिडिएटली एग्जाम्पल अगर आ गया तो एग्जाम्पल भी करते जाएंगे. तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में 9.1 एग्जाम्पल है तो वो हम लोग अभी के अभी करते जाएंगे. बिकॉज व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग इज एग्जाम में आप भूल जाते हो न्यूमेरिकल्स, क्योंकि थियरी होता है 15 लेक्चर और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं. तो आई एम गोइंग टू चेंज इट. इट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स दैट वाज मेंशन्ड इन योर फीडबैक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ वेव ऑप्टिक्स के बारे में लिख लिया. वेव ऑप्टिक्स क्या था वो क्विकली रिवाइज किया. फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, हाउ डू वी कंफर्म दैट लाइट आल्सो बिहेव्स एज a particle. So there are 3 to 4 phenomena like photoelectric effect, like Compton effect, like emission of spectral lines, which tells you that the light behaves as particle. Photoelectric effect में क्या होता है, एक मेटालिक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग गए, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक. Emission of electrons due to photons is called as photoelectric effect. And these electrons, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए ना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हुए ना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये बहुत सारे डिटेक्टर्स में भी यूज होता है. दिस इज यूज इन मेनी 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 डिटेक्टर्स. एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं. अगर आपने वो धूम 3 या धूम 4 और धूम 2, आई डोंट नो विच धूम, आई डोंट रिमेम्बर, उसमें ऋतिक रोशन था, इतना याद है. वो ए नाम का ऐसा कुछ तो चोरी करने के बाद छोड़ के जाता था. उसमें वंस ही वेंट, चोरी करने गया, एक अच्छा सा गॉगल लगाया और सी रेज ऑफ लाइट, वो इंफ्रारेड रेडिएशन था. तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट इमिट हो रहा था, मतलब यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट का सोर्स है, यहाँ पे डिटेक्टर है, करेक्ट. अभी क्या होगा कि जब ये लाइट इस डिटेक्टर पे फॉल होगा तो ये डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, मतलब करंट फ्लो हो रहा है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, वो सर्किट में जाएंगे, करंट मिलेगा, करंट, करेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का यूज होता है वहां पे. अब ये ऋतिक रोशन अगर गलती से बीच में आ जाता, करेक्ट, तो ये फोटॉन्स पहुंचते नहीं. फोटॉन्स पहुंचते नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते तो करंट जीरो हो जाता, करंट जीरो हो जाता तो अलार्म बज जाती. उसको बोलते हैं बर्गलर अलार्म. आपके होम सिक्योरिटी सिस्टम में भी वही होता है बेसिकली. हाँ, तो फिजिक्स का यूज हर जगह पे है. गुड. तो अब याद रहेगा, ऐसा मूवी वूवी देखने जाओ ना, ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विद फिजिक्स. गुड. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है हमको, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. देन इमिशन, वो स्पेक्ट्रम हम बाद में करने वाले डिटेल्स में. देन टू स्टडी रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स,
It is based on four fundamental law. पहला, light travels in a straight line provided the medium is homogeneous and isotropic, right? Homogeneous का मतलब मैंने बताया, it is same everywhere, and isotropic it is same in all directions. Two or more rays of light when intersect, they don't affect path of each other. Then reflection जब होगा तो उसके लॉस है, दो लॉस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन, एंड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल. दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इफ द रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम. एयर से आया, एयर में गया, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल. लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में लाइट गोज इनसाइड द मटेरियल, it goes inside the material. Okay, you have to remember this. So the incident ray, the refracted ray, and the normal drawn at the point of incident to the surface of refracting medium lie in the same plane. मतलब incident ray, normal or refracted ray, they lie in the same plane. The angle of incidence and the angle of refraction are related by Snell's law. Snell's law is n1 sin theta 1, refractive index of medium 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है हाउ लाइट बिहेव्स इन दैट मीडियम. बिहेव मतलब लाइट का स्पीड कम हुआ, कितने से कम हुआ, लाइट बेंड हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज व्हाट आई मीन बाय बिहेवियर. सो n1 sin थीटा 1, नॉर्मली हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं नॉर्मली. ओके, सो Snell's law is refractive index of medium 1 sine of angle in medium 1 मतलब sine of angle of incidence is equal to refractive index of medium 2 into sine of theta 2, which is angle of refraction. These are the two laws of refraction. Okay, good. All right, so we will do one question now. Thickness of a glass of a spectacle, चश्मे का जो ग्लास है उसका थिकनेस जो है दैट इज 2 mm. तो व्हाट इज गिवन टू अस एज थिकनेस. ओके, थिकनेस मैं डिनोट करता हूं एस से, 2 mm मतलब 2 into 10 power minus 3 मीटर. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं डिनोट करता हूं n सफिक्स g से, 1.5 है. आपको पूछा है calculate the time taken by light to cross this thickness. Express your answer with most convenient prefix attached to the unit second. वो ठीक है, लास्ट में बताता हूँ उसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन में ये है that you have a glass of some thickness which is 2 mm. Okay, light enters. अभी लाइट यहाँ पे एंटर करेगा, और जब लाइट एंटर करेगा तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, तो लाइट बेंड होगा, लाइट बेंड होगा, और लाइट ये डिस्टेंस जो है, एस डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा. तो लेट मी जस्ट डू दिस, ऐसा कर देता हूँ, बेटर है. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है एस इक्वल टू 2 mm, एस इक्वल टू 2 mm, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा इनसाइड द ग्लास, दैट इज द क्वेश्चन. बहुत सिंपल है. सबसे पहले व्हाई आई वांटेड टू टेक दिस क्वेश्चन इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. मैंने जैसे बोला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो रिफ्रैक्टिव index is given by refractive index of glass in this case, क्योंकि मटेरियल ग्लास है. it is speed of light in air denoted by c. हमेशा याद रखना c मतलब speed of light in air when you are talking about optics. जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, स्मॉल c का मतलब होता है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना. आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, आप उस केस में कैपिटल सी होता है कैपेसिटेंस, यहाँ पे स्मॉल सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, डिवाइडेड बाय v, वेयर v इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. मैंने आपको पहले ही बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम.
So refractive index is defined as the ratio of speed of light in air or vacuum to that of speed of light in medium. मैं लिख देता हूँ for your convenience where c is speed of light in vacuum or air and v is speed of light in the medium. और यहाँ पे मीडियम कौन सा है? यहाँ पे मीडियम है ग्लास. So how do you define refractive index? Refractive index is the ratio of speed of light in air to that of speed of light in the medium. That is what is important. Therefore, what we can write is V is equal to C by Ng. C हमको पता है, पता होना ही चाहिए. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपको पता होता है ये, तो मैं लिख देता हूँ 3 लाख मतलब 3 into 8 मीटर पर सेकेंड. तो 3 into 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. तो आ गया 2 into 10⁸. देखो मैंने पहले ही बताया था, जब लाइट ग्लास में, वाटर में, केरोसिन में, पेट्रोल में एंटर करेगा तो लाइट का स्पीड कम होता है. मैक्सिमम स्पीड इज इन एयर और वैक्यूम. तो कम हो गया, 2 into 10⁸ हो गया. मतलब हमने जो लिखा है करेक्ट है. देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड by light to travel inside the glass, by light to travel the thickness या फिर to cross the thickness, that is better, to cross the thickness of glass slab, to cross the thickness of spectacle is, हमको पता है velocity is distance upon time, तो time is distance upon velocity. करेक्ट राइट. अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ पे v ग्लास भी लिख दो, चलेगा. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है. तो डिस्टेंस कितना? 2 mm मतलब 2 into 10 power minus 3. स्पीड कितना था ग्लास में? 2 into 10 power plus 8. कैंसल कैंसल, ऊपर गया माइनस, मतलब 10 power minus 3 और माइनस 3 और माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका -11 सेकेंड. So time here is -11 सेकेंड. उन्होंने बोला है express your answer with the most convenient prefix attached to the unit second. मोस्ट कन्वीनियंट हमको पता है, हमने मिली सीखा है, माइक्रो सीखा है, नैनो सीखा है. मिली मतलब 10 पर -3, माइक्रो मतलब 10 पावर -6 एंड नैनो मीन्स 10 पर -9. तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -9. मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 पर -2 मतलब कितना? 0.01. 10 पर -9 मतलब कितना? नैनो सेकेंड्स, NS. तो 0.01 नैनो सेकेंड्स, दैट इज द आंसर इन दिस केस. सिंपल. तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन यूज करके स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लिया. फिर हम लोगों ने सिर्फ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करके कितना टाइम लगेगा उस लाइट रे को ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में, वो निकाल लिया. एंड इट टर्न्स आउट टू बी 10 पर -11 सेकेंड, मतलब 10 पर -2 इंटू 10 पर -9. बट 10 पर -9 मतलब नैनो सेकेंड होता है. तो 0.01 नैनो सेकेंड में वो लाइट रे स्पेक्टेकल को क्रॉस करके जाएगा. डन. So next to be continued in next session.